Hey guys, my name is Saransh Agarwal and welcome to the M1 Pro 14-inch MacBook Pro long term review। तो मेरे पास ये लैपटॉप पिछले 8 से 10 महीनों से और मैं एवरी सिंगल डे इसको यूज़ करता हूँ। तो बिना वक्त ज़ाया करें तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसकी कॉस्मेटिक्स की। तो ये एक ब्यूटीफुल एल्यूमिनियम मशीन है, मतलब इसको ऐसा लगता है कि ये एक ही एल्यूमिनियम पीस से बनाया गया है। इतने स्मूथ कॉर्नर्स, परफेक्टली डेंस एंड वेल बिल्ट। लेकिन अगर ये एल्यूमिनियम का बना है तो उसमें मतलब स्क्रैचेस और डेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मुझे इतने स्क्रैचेस और डेंट्स देखने को नहीं मिले बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला रीज़न, मैंने सिल्वर मशीन ऑप्ट की थी, इसका मतलब है कि आपको सिल्वर मशीन में थोड़े से कम फिंगरप्रिंट्स और स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं। एंड सेकंड रीज़न ये है कि मैं अपने पीसी को, मेरा लैपटॉप को बहुत अच्छी तरह केयर करके रखता हूँ। इसके कीबोर्ड से भी मुझे कोई दिक्कतें नहीं आई क्योंकि इसका कीबोर्ड काफ़ी क्लिकी और काफ़ी अच्छा है। 2 चीज़ें थी, लेकिन कीबोर्ड के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस था, इसलिए मेरी कुछ फिंगर नेल्स हो गए, कुछ भी उसके अंदर जा सकता है, उसको निकालना काफ़ी टफ हो जाता है। सेकेंड थिंग ये है कि इसमें कुछ कीज़ में फेडेड सा लुक आ गया है, मे बी वो ग्रीसी फिंगर्स की वजह से या फिर कुछ ज़्यादा ही यूज़ करने की वजह से। अगर इसकी पोर्ट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारी USB Type-C पोर्ट्स, एक HDMI पोर्ट एंड एक आपको मिलता है SD कार्ड स्लॉट। मैं पर्सनली इतना HDMI पोर्ट यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं अभी करंटली कोई भी एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं SD कार्ड एवरी सिंगल डे यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मुझे वो पोर्ट बहुत ज़्यादा हैंडी आता है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस मैकबुक, इसमें एक पोर्ट है। मतलब मुझे पहले हमेशा एक डोंगल कैरी करना पड़ता था, लेकिन पोर्ट की वजह से अब डोंगल कैरी करने की नीड नहीं, एंड डायरेक्टली SD कार्ड या फिर अपने कोई भी डिफरेंट SSDs भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। एडिशनली इसके स्पीकर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कोई भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो। इसमें अच्छा सा बेस मिलता है, अच्छे से वाइब्रेंट टोन्स हैं एंड बहुत ज़्यादा फुलिंग वॉइस देता है। मतलब मैकबुक में या फिर कोई भी लैपटॉप में इतने अच्छे स्पीकर होना आपको लगेगा कि एक मिथ ही होगा। वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस ऑन दिस मैकबुक वाज देयर डिस्प्ले, क्योंकि इसमें एक नॉच भी आ गया था और इसका पूरा ओवरऑल डिस्प्ले चेंज कर दिया गया था। इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा है, वाइब्रेंट है, कलर एक्यूरेट है एंड बहुत अच्छी पीक ब्राइटनेस देता है। आपको डिस्प्ले से कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसमें कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। पर जो आपको उसके ऊपर की नॉच देखने को मिलती है वो कम्प्लीटली यूजलेस है। मतलब ठीक है, स्टार्टिंग में होम स्क्रीन में आप देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, लेकिन 99% ऑफ द यूज़ केस में जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या फिर आप कोई ब्राउज कर रहे हैं इंटरनेट को, उसमें ऊपर की पूरी ब्लैक बार वैसे ही आनी है। उसमें साइड में थोड़े से आइकन्स आ जाते हैं जो आपको थोड़ा स्क्रीन रियल एस्टेट देंगे, लेकिन वो ज़्यादा कुछ मैटर कर नहीं रहा कि डायनेमिक आयरन जैसे तो है नहीं जो आप उसमें इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल सा नॉच है। मतलब आई लव द कैमरा ऑल्सो जो वेबकैम सपोर्ट करता है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि नॉच को इतना बड़ा होने की ज़रूरत नहीं। तो 1 साल के बाद मुझे इसके डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं आई। इसका डिस्प्ले आज भी मैं बाहर जाऊँ तो आराम से काम कर सकता हूँ और लोग आज भी इसके डिस्प्ले को देख के बोलते हैं कि इट्स अ ग्रेट डिस्प्ले। मतलब आपको आजकल के लैपटॉप्स में ऐसा डिस्प्ले देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। एंड आई नो इतनी महंगी मशीन में आप ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं एंड एप्पल डज गिव इट टू। तो चलिए अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की, वो है इसकी परफॉर्मेंस। मतलब M1 Pro वॉज अ ह्यूज जंप आफ्टर M1 क्योंकि वो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा उन्होंने बूस्ट कर दी थी। तो मैं अपना लैपटॉप पिछले 8-9 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत वैसे नहीं आई। मतलब मैं बेसिकली इसको 3 चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ। तो पहली चीज़ है वो है मेरे आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर्स। मैंने 4 महीने की अपनी इंटर्नशिप भी की थी और मुझे एवरी सिंगल डे इसको कैरी करना था अपनी इंटर्नशिप ऑफिस के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, इसलिए आराम से कैरी हो जाता है। और वहीं पे मैं अपनी मशीन के अंदर AutoCAD 3D और Twinmotion यूज़ करता था। AutoCAD के अंदर मुझे कोई दिक्कतें वैसे आई नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथली एंड बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। कभी कभार इधर उधर लैग आ गया या फिर कुछ स्किप हो गया, कुछ क्रैश सॉफ्टवेयर हो गया, तो मेरी आई गेस अडोबी की गलती है कि वो इतना अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं। सेकंड, अगर बात करें स्केचअप की जो 3D फाइल्स बनाने के लिए होता है, उसमें मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी दिक्कतें आई। जब मैं बड़ी फाइल्स क्रिएट कर रहा था जैसे कि लैंडस्केप आर्किटेक्चर की या फिर कोई इंटीरियर डिज़ाइन की, तब वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, लोडिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि इतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। बट ऐसी बात भी नहीं कि नॉन वर्केबल है, इट्स वेरी वर्केबल एंड बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, लेकिन उतना अच्छी एक्सपेक्टेशन में ज़्यादा थी थोड़ी कि M1 Pro शायद उसको थोड़ा अच्छी से और हैंडल कर सके। रेंडरिंग के लिए मैंने Twinmotion का इस्तेमाल किया था क्योंकि काफ़ी केपेबल सॉफ्टवेयर है, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत है। पहली बात तो नॉच की वजह से उसका पूरा एस्पेक्ट रेशियो बहुत बिगड़ा हुआ है, उसके क्लिक्स अनक्लिक हो जाते हैं, उसमें प्रॉपर उसकी कैलिब्रेशन नहीं है। तो मुझे उसको पहली बात तो स्मॉल स्क्रीन में काम करना पड़ रहा था। दूसरी चीज़ ये, रेंडरिंग बहुत अच्छी थी, रेंडरिंग टाइम बहुत इंप्रूव था, लेकिन जो रेंडरिंग के अंदर हम एलिमेंट्स को लाइव व्यू देखते हैं उसमें काफ़ी दिक्कतें थी। मे बी वो ज़्यादा रैम मांग रहा था या ज़्यादा उसको और ग्राफिकल पावर चाहिए थी, लेकिन M1 Pro उसमें इतना फुलफिलिंग नहीं हो पाया। सेकेंड यूज़ केस है ये करना, यानी कि वीडियोस क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएट करना। तो मैं मोस्टली अपनी सारी वीडियोस को 4K में शूट करता हूँ और एडिट करता हूँ फाइनल कट प्रो और DaVinci Resolve में। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। आपसे कुछ भी थ्रो कर दीजिए फाइनल कट प्रो में, जो कि इतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन आपको देता है, वो बिना फ्रेम को स्किप किए आपको सारी परफॉर्मेंस देता है।
मतलब इट्स वेरी गुड। एंड जो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होगी वो भी इतनी जल्दी जाएगी, आपको तो पता ही चलेगा। थर्ड थिंग हो गई कुछ लाइट यूज़, जैसे कि कुछ फोटोशॉप यूज़ कर लिया, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स देख लिया, इन सब के लिए कोई दिक्कतें वैसे आती नहीं है इसमें। कभी कभार आपको सॉफ्टवेयर की वजह से ही कुछ दिक्कतें आएंगी, जैसे कि अडोबी क्रैश हो जाता है, यूट्यूब में कभी कभार थोड़ा ग्लिच आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें तो थोड़ा बहुत फेस करना पड़ेगा। वो सभी लैपटॉप के साथ है, इसलिए कुछ खास नहीं है। सो इट्स अ वेरी गुड मशीन फॉर कीपिंग यू एंटरटेन एंड कीपिंग यू प्रोडक्टिव। इन तीनों के सिनेरियो में मैंने लिटरली एक चीज़ से बहुत ज़्यादा अमेज था, वो है इसकी फ़ैन नॉइज़। मतलब कुछ थी ही नहीं। अभी तक 8 से 9 महीनों में मैंने इसकी फ़ैन नॉइज़ को मुश्किल से 5 से 6 बार सुना होगा, वो भी जब मैं इसको बेड पे रख के काम कर रहा था। एंड वैसे करके पूरा डेड साइलेंट है और ऑन बैटरी काम करता है। तो इसलिए मैं एप्पल को ये नहीं बोलने वाला कि आप और पतली मशीन्स बनाइए, वरना वहीं वो ओवर हीट होंगी, उसमें फ़ैन नॉइज़ आएगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आई विश मेरी मशीन में 2 चीज़ें ज़्यादा होती, वो है रैम एंड स्टोरेज। रैम की बात करें तो जो भी मैं 3D सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, या फिर रेंडरिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, या फिर वीडियो एडिट कर रहा हूँ, या तो मैं फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ, कभी कभार बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स आ जाते थे कि आपके पास इनफ रैम नहीं है, आपको क्लोज करने पड़ेंगे कुछ सॉफ्टवेयर। तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो इसमें 16 GB से 32 GB रैम होता तो अच्छा लगता। आई नो मैं कर सकता था, लेकिन इट्स वे टू एक्सपेंसिव। सेम गोज फॉर द स्टोरेज एज वेल। इसमें 512 GB की मेरी स्टोरेज है एंड वो बहुत जल्दी भर जाती है। तो आपकी 500 Pro की ऑप्टिमाइजेशन है स्टोरेज की, वो बहुत बकवास है, आपकी स्टोरेज यूँ भर जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप स्टोरेज और लेते हैं इसके अंदर से तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए मैं सारी की सारी चीज़ें एक SSD पे डाउनलोड करके वहाँ से इस्तेमाल करता हूँ। स्टोरेज और रैम दोनों ही बढ़ाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव मशीन नहीं है, तो क्या ही होगा पता नहीं। प्लस जैसे कि अगर जैसे मैं इसको 8 महीने से 10 महीने से यूज़ कर भी रहा हूँ, और फिर मुझे बाद में मेरे पास पैसा आ जाए, बाद में मुझे अपग्रेड करवाना, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी यूनिफाइड मेमोरी है, सब कुछ यूनिफाइड है, स्टोरेज भी, इसमें कुछ अपग्रेड तो करवा नहीं सकते। तो जो आप अभी ऑप्ट करेंगे आप उसी के साथ स्टक होंगे अपने पूरी लाइफ टाइम के साथ, जो भी आप इसको लैपटॉप को यूज़ करने वाले हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो मेरा रन कर रहा है मैकओएस वेंचुरा पे, एंड मुझे कोई भी दिक्कतें आई नहीं इसके अंदर। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, पूरा परफेक्टली बैलेंस है, ज़्यादा कोई ग्लिच है नहीं। लेकिन एक ग्लिच जो मुझे स्टार्टिंग से आ रहा है जब से मैंने ये मैकबुक को अनबॉक्स किया है, वो है इसकी स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन। मतलब मुझे स्टोरेज स्पेसिफिकेशन नहीं शो करता। मैं इसको रीसेट कर चुका हूँ, इसको फैक्ट्री रीसेट कर चुका हूँ, मैं सारे काम कर चुका हूँ, लेकिन वो शो नहीं करता। इसलिए मुझे थर्ड पार्टी ऐप पर रिलाई करना पड़ता है, जैसे कि क्लीन माई मैक, अपनी स्टोरेज देखने के लिए कि कौन चीज़ें कहाँ पे क्या यूज़ हो रही हैं। जैसे मुझे एक बार सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। अब चलिए बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि शायद मैं HP ओमेन आ रहा हूँ, जो कि गेमिंग लैपटॉप था, उसकी मैक्स परफॉर्मेंस 1.5 आवर्स की थी। लेकिन इसमें अगर आप बहुत अच्छी तरह काम करें, 3D सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, पूरा एकदम लगे हुए हैं इसके ऊपर, तो 4.5 से 5 घंटे आपको निकाल के दे ही देगा। और अगर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो 9 से 10 घंटे तो कहीं नहीं गए। और अगर बैटरी हेल्थ के बारे में बात करें तो मेरा अभी 8 से 9 महीने यूज़ करने के बाद 90% है, और मैंने इसकी 4 साइकिल्स 280 कर दी है अराउंड। एप्पल की तरफ से तो इस टाइप के लैपटॉप्स की 4 साइकिल 1000 तक चल सकती हैं, लेकिन जो बैटरी हेल्थ है वो 80% तक रिड्यूस होने के बाद आपको चेंज करवानी पड़ती है। तो 90% तो ये 280 में ही हो गया है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स होल्डिंग दैट वेल। इसके साथ साथ आपको चार्जिंग के लिए मैगसेफ ऑप्शन मिलता है इसके अंदर। आप नॉर्मल USB Type-C से भी नॉर्मल चार्ज कर सकते हैं इसको, लेकिन मैगसेफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए तो वो 2-3 बार मेरा लैपटॉप बचा चुका है गिरने से। जैसे ही मैं इसको पुल करता था तो मैगसेफ बाहर आता था, लैपटॉप वहीं का वहीं रहता था। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो मैं 3 चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। फर्स्ट, द परफॉर्मेंस इट हैज़। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एंड मुझे लगता है आज भी, मैं अपने रिव्यू में बोला था कि 99% ऑफ द पीपल को M1 Pro 14 इंच मोर देन सफिशिएंट है। प्लस जब M2 Pro आ गए हैं तो इसकी प्राइसेस और घट गई है, इस नॉट डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। दूसरी चीज़, इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको आज के लैपटॉप में इतना अच्छा डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, और डिस्प्ले के साथ इसके स्पीकर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड तीसरा चीज़, 16 इंच से 14 इंच बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, मतलब ये छोटा, लाइट वेट एंड पोर्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आपको कॉलेज या फिर कहीं पे भी ऑफिस में कैरी करने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो मैं पूरा रिकमेंड करता हूँ M1 Pro 14 इंच मैकबुक प्रो को आपको लेने के लिए। एंड इससे अच्छी मशीन में शायद ही लगता है मार्केट में होगी, अगर आपको मैकओएस के अंदर आना है। विंडोज़ की पूरी लाइनअप डिफरेंट होती है, उस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हैं। तो मैं एंड इसी चीज़ से करूँगा कि M2 Pro मैकबुक तो ज़रूर आ गए हैं, लेकिन M2 Pro और M1 Pro में ज़्यादा अंतर नहीं है। लाइक 20% का आपको मैक्स डिफरेंस देखने को मिलेगा, और थोड़ी सी बैटरी आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इंडिया में ये ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, तो इसलिए M1 Pro की जो मशीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएंगी। कहीं कहीं ऑफर चलते रहते हैं, जैसे कि मैं यूनिकॉर्न में देखा था 65,000 रुपीज़ ऑफ है ऑन द 16 इंच M1 Pro मैकबुक। इसलिए आपको M2 Pro की बजाय M1 Pro में इन्वेस्ट करना चाहिए, और बचे हुए पैसों से एप्पल केयर खरीदना चाहिए, क्योंकि एप्पल केयर इस मैकबुक के लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर इसमें कुछ भी ख़राब होता है, अगर स्क्रीन टूटती है, कुछ भी कीबोर्ड ख़राब होता है,
50 से 60 हज़ार रुपये तो यूँ निकल जाएंगे, क्योंकि एप्पल ने इस मशीन को ठीक करने के लिए एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई रखे हुए हैं। आई होप आपको इस वीडियो ने ज़रूर हेल्प किया। आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।